स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन किडनैप। शाम के वक्त अनुष्का जल्दबाजी में गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकलती है और कार में बैठकर जल्दी जल्दी कार चलने लगती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसका कॉल आया था, उसे पैसे लेकर बुलाया था और अनुष्का अपनी फ्रेंड की चिंता के कारण अकेली ही उसे बचाने के लिए निकल गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी फ्रेंड को क्यों अकेला छोड़ दिया। यही सब सोचते सोचते वह मुंबई के बाहर एक खानगर नुमा गोदाम के सामने पहुंच गई। यही का पता उसे किडनैपर ने सेंड किया था और किसी को भी अपने साथ लाने से मना किया था। वो अपनी कार से उतर के पहले अपने आसपास देखती है, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती है और इधर उधर देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो अभी चल ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से सिर पर किया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे 2 घंटे बाद हो आया तो वह एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसने अपने आसपास देखा, उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे याद आया जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। उसे अपने फ्रेंड की चिंता हो रही थी, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा। इतने में उसे जीतू की आवाज आती है, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। मतलब था कि उसके पास आ रही है। फिर उसे कोई दिखाई देता है जो उस कमरे के दरवाजे पर खंगा है। अंधेरे की वजह से उसे पता नहीं चल पाता है वह कौन है। वह इंसान धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा फिर साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर उसे देखकर वह खुश हो जाती है और बोलती है कि अमन, तुम ही अनुष्का का बॉयफ्रेंड है। और उसे कहती है कि अच्छा है तुम आ गए, मुझे यहाँ से छोड़ाओ और हम सोनिया को खोजते हैं। पता नहीं वह कैसी होगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि एक और परछाई गेट से अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। जब वो परछाई उसके पास आती है तो ये लड़की कोई और नहीं सोनिया की थी। तो क्या सोनिया किडनैप नहीं हुई, या फिर है कोई साजिश? कैसे बच पाएगी अनुष्का इन सब से? अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दो दर्दनाक मौत। अब तक एक और परछाई गेट से अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है और वह धीरे धीरे अनुष्का के पास आती है और वह कोई और नहीं सोनिया ही थी। अब आगे सोनिया आपका अमन के बहुत करीब खड़ी हो जाती है और अनुष्का को देखकर कहती है, कैसी हो मेरी प्यारी अनुष्का, कहीं तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा? अनुष्का तो उन दोनों को ध्यान से देखते हैं और फिर बोलती है, तुम दोनों को क्या हो गया? मुझे छोड़ाओ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना किडनैपर हमें फिर से किडनैप कर लेंगे। तो सोनिया हंसते हुए बोलती है कि कौन से किडनैपर? मैं तो किडनैप हुई ही नहीं थी, मैंने तो तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया था। तो अनुष्का बोलती है, ऐसा क्यों किया तुमने? तो सोनिया बोलती है कि मैं थक गई थी तेरे सामने प्यार का नाटक करते करते और अब तेरी ही शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तो तुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया। तो मैं क्या बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो ना मुझे? तो सोनिया बोलती है, नहीं नहीं मेरी प्यारी, भूमिका में झूठ क्यों बोलूंगी? तो बामिका अमन की तरफ देखकर गई थी, है अमन देखो ना ये सोनिया क्या बोल रही है। तो अमन पहले तो बड़े अजीब तरीके से अनुष्का को देखा है, फिर गंदे तरीके से हंसते हुए बोलता है, ये सब सच बोल रही है? मैं भी तुमसे प्यार का नाटक सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ही कर रहा था। तो अब अनुष्का की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो अमन बोलता है, मैं तुम जैसी बददिमाग लड़की से कभी प्यार नहीं करता था, मैं तो सोनिया का बॉयफ्रेंड हूँ। और जाकर सोनिया को अपने करीब करके उसे करने लगता है। ऐसा देख के तोबा मेकअप पूरी तरह टूट जाती है। वह बोलती है, लेकिन ये सब तो मुझे अब पता चल गया, मैं तुम्हें अब अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो अमन बोलता है, वह तो मैंने पहले ही तुमसे मेरे नाम कर ली। और फिर हंसने लगता है। तो अनुष्का बोलती है, मैं नहीं किया, पेपर्स पर साइन तो कैसे हो गई तुम्हारे नाम? तो सोनिया बोलती है, कल तुमने जो पेपर बिना पढ़े साइन किए थे ना, वह तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स ही थे जो अब अमन के नाम हो चुके हैं। ये सब सुनकर तो अनुष्का को एक और झटका लगता है। फिर सोनिया बोलती है, तुम्हारी माँ पापा सही बोलते थे तुमसे कि तुमको हम दोनों से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें उनकी बात नहीं मानी। तुम्हारे माँ पापा को हमारा सारा सच पता चल गया था, इसीलिए जब वह तुमसे मिलने आ रहे थे तो हमने उनका एक्सीडेंट करवा दिया और वह हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। इतना कहने के बाद वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दोनों बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी। तो अनुष्का बोलती है, तुम्हें तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल की जाती, लेकिन तुमने मेरे माँ पापा को क्यों मारा? फिर वह सोचती है कि कैसे उसके माँ बाप उसे इन दोनों से दूर रहने के लिए बोला था, मगर उसने उनकी बात नहीं मानी और अपने माँ बाप को भी खो दिया इन्हीं दोनों के कारण। इसी के साथ फिर से उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहने लगती है। तब सोनिया बोलती है, अब तुम ज्यादा मत आंसू बहाओ, मैं तुम्हें आज तुम्हारी माँ पापा के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहने के बाद सोनिया अनुष्का के पेट में चाकू से वार करती है, फिर उसके बाद कई बार करती है उसके शरीर पर। यह सब करने के बाद वह दोनों उसे मरने की कंडीशन में छोड़कर वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती है।
अनुष्का उन्हें वहां से जाते हुए देखते हैं, फिर खुद से कहती है आखिर मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बस उन लोगों पर विश्वास किया पर उन दोनों ने मुझे और मेरे माँ पापा को मार दिया। यही सोचते हुए बोलती है काश मुझे एक मौका और मिलने उनसे उनके गुनाहों का बदला लेने के लिए। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है और उसकी एक आंख से एक आंसू की बूंद गिर जाती है। अब देखते हैं अनुष्का कैसे अपना बदला लेती है उन दोनों से, क्या उसे एक मौका मिलेगा। चैप्टर 3 रीबर्थ, अनुष्का का होश में आना। सुबह का वक्त एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसकी बॉडी में जगह जगह मशीन लगी हुई थी। वह एक अस्पताल के बेड पर लेटी ही थी कि उसकी बॉडी में हलचल होती है। तो जो वहां पर नर्स उस रूम में उसकी देखभाल के लिए थी, जब वह देखी है कि उस लड़की की बॉडी में हलचल हो रही है तो वह पहले तो चौंक जाती है, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए रूम से बाहर जाती है। इतने में जो लड़की लेटी हुई थी उसकी आंखों की पलकें फड़फड़ाना लगते हैं, फिर वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। फिर ज्यादा रोशनी की वजह से उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती है। फिर लाइट में अपनी आंखों को एडजस्ट करके वह अपनी आंखें खोलता है। फिर सोचती है क्या मैं जिंदा हूं, मैं कैसे बच गई। फिर वह उसे रूम को देखते हैं और सोचती है कि कौन उसे अस्पताल लाया होगा। फिर वह खड़े होने की कोशिश करती है तो उसके सिर में दर्द होता है, जिससे उसका एक हाथ अपने सिर पर चला जाता है जहां उसे पट्टी बंधी हुई थी। यह सब सोच के वह कहती है कि मुझे तो पेट में चाकू से मारा गया था, फिर ही सिर पर कैसे चोट लगी। फिर वह अपने पेट को देखते हैं जो एकदम ठीक था। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता है उसके साथ क्या हुआ है। फिर वह वॉशरूम में जाकर अपने फेस को वॉश करती है और सामने जब मिरर में एक अनजान चेहरे को देखते हैं तो चौंक जाती है और बोलती है ये कौन है, मैं तो ऐसी नहीं दिखती थी। फिर वह अपने फेस पर हाथ रखकर टच करती है कि कहीं यह उसका सपना तो नहीं। फिर वह सोचते सोचते अपने दिमाग पर जो देती है तो उसका सिर दर्द होता है, जिससे वह वही बाथरूम में बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में ही डॉक्टर उसके वीआईपी रूम में इंटर करते हैं। वह बेड पर देखते हैं जहां कोई नहीं था तो वह थोड़ी चिंता के साथ नर्स से बोलते हैं तुमने जो बोला था कि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, और अगर बाहर जाती तो बॉडीगार्ड को पता चल ही जाता। जल्दी से देखो वह लड़की कहाँ है। तुम्हें नहीं पता वह कपूर फैमिली की इकलौती प्रिंसेस है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। फिर वह नर्स डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी डर जाती है। फिर वह देखी है कि बाथरूम का दो थोड़ा सा खुला हुआ है तो वह जाकर चेक करने का सोचती है और उसी दिशा में चली जाती है। वहां जाकर वह देखी है कि वह लड़की वही फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई है। फिर वह डॉक्टर को जल्दी से बुलाती है। इतने में ही रूम में दो लोग इंटर करते हैं जो जल्दबाजी में यहाँ आए थे। यह उनको देखकर ही लग रहा था जो एक मिडिल एज कपल था जिसने औरत की आगे 45 होगी, लेकिन उसे देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। से देखने से लग रहा था कि वह 35 की ही होगी, और उसके साथ जो आदमी था वह भी 50 का था, लेकिन देखने में 40 का ही लग रहा था। वह बिल्कुल रौबदार पर्सनैलिटी का मालिक था। जब वह लोग रूम में देखते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता है। ये कि वह औरत जिसका नाम महिमा था वह बोलती है राघव हमारी प्रिंसेस, वह कहां पर है। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी तो वह आदमी बोलता है महिमा शांत हो जाओ, यही होगी। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखा है जो पहले ही उन्हें के यहाँ आने से डर गया था। वह डरते हुए बोलता है वह सर। तो राघव बोलता है वह क्या लगा रखा है, मेरी प्रिंसेस कहाँ है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतने में नस बोलती है सर एक लड़की यहाँ बेहोश हो गई है। ये सुनकर वह कपल परेशान हो जाती है और राघव जल्दी से जाकर बनीका को अपनी गोद में उठाकर जल्दी से बेड पर लेट देता है और डॉक्टर को घर के बोलता है चेक करो जल्दी। तो डॉक्टर जल्दी से चेक करने लगता है। राघव जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को संभालने लगता है। डॉक्टर चेक करके बोलता है ये तो कोई मिरेकल ही हो गया, ये पिछले 1 महीने से कोमा में थी। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि यह अब कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन एकदम ठीक हो गई। तो राघव बोलता है फिर वह बेहोश क्यों है। तो डॉक्टर बोलता है कमजोरी की वजह से, और अब ये पूरी तरह से ठीक है, बस कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि हम श्योर हो सके कि इन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल के वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब रूम में वह कपल ही बचे थे तो महिमा उसे लड़की के पास आकर उसका सर सहलाने लगती है और उसके सिर पर किस करती है और बोलती है मेरी प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाओ। राघव भी उसे लड़की के दूसरे साइड जाकर उसके फोरहेड पर किस करके महिमा से बोलता है हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। तो महिमा बोलते हैं उन लोगों को भी कॉल करके बता दो, सबसे ज्यादा वो खुश होगा जो अपनी बहन के होश में आने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है, वह कल तक आ जाएगा इंडिया। तो राघव जी बोलते हैं ठीक है, वह कॉल करके साइड में चले जाते हैं। उधर से एक लड़का फोन उठाता है तो राघव जी बोलते हैं उसे होश आ गया है। तो वह लड़का बोलता है कब। राघव जी बोलते हैं आज सुबह, अभी वह कमजोरी की वजह से बेहोश है, तुम कब आ रही हो। तो वह लड़का बोलता है उसे मेरा उसके पास जाना पसंद नहीं है और वह मुझसे नाराज भी है। तो राघव जी बोलते हैं तुम आ जाओ यहाँ, फिर बाद में इस बारे में बात करेंगे।
अब देखना दिलचस्प होगा कि यह लड़की कौन है और वह लड़का कौन है। चैप्टर 4 कपूर फैमिली। वह लड़का अपना फोन रखकर उसके असिस्टेंट से बोलता है, जाकर जेट तैयार करो, हमें इंडिया के लिए अभी निकलना है। उसकी बात सुनकर उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है, बट सर हमारी शाम को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो वह लड़का बोलता है, कैंसिल कर दो, मेरी प्रिंसेस से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो उसकी पीए हाँ बोल के उधर से चला जाता है। ये लड़का अक्षय कपूर है, जो कपूर ग्रुप का इंडस्ट्री का सीईओ है। ये राघव कपूर का बड़ा बेटा है। उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। अक्षय बड़ा बेटा है और आर्यन कपूर छोटा है। अक्षय बिजनेसमैन है और आर्यन बेस्ट न्यूरो सर्जन है, जो इस वक्त दूसरे देश गया था। वह एक फेमस न्यूरो सर्जन है। उसे अभी तक अपनी बहन के बारे में पता नहीं है, वरना वह अब तक यहीं पर होता। अब राघव आर्यन को भी कॉल लगता है। आर्यन जो अभी अभी अपनी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी करके आया था, वह अपने केबिन में इंटर करता ही है कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वह देखता है उसके पापा का कॉल है। वह तो उठाकर कहता है, हाँ पापा बोलिए। तो राघव जी जो कुछ भी पिछले 1 महीने में इंडिया में हुआ उसे बता देता है। उसके सब सुनकर आर्यन बोलता है, डेड मेरा काम पूरा हो गया है, मैं कल तक आ जाऊंगा। और पूछता है कि कब केक ठीक है ना। तो राघव जी बोलते हैं, आप ठीक है। फिर राघव जी कॉल रख देते हैं। अब जानती है कपूर फैमिली के बारे में। मुखिया जिनका नाम राजवर्धन कपूर है, एक काफी सख्त पर्सनैलिटी की व्यक्ति है, पर बाहर वालों के लिए, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए एक नर्म दिल के इंसान है। इनकी एज 75 ईयर है। उनके चेहर का तेज अभी भी बहुत ही ज्यादा है। इनको देखकर लगता है कि यह अपनी जवानी में काफी हैंडसम रहे होंगे। उनकी पत्नी का नाम सुप्रिया कपूर है। इनकी उम्र 70 है। ये भी काफी नर्म दिल की औरत है और अपने परिवार को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनाथ आश्रम के साथ एनजीओ का भी काम देखते हैं। अपनी बहू के साथ उनकी बहुएं भी नेक दिल की औरतें हैं। राजवर्धन कपूर और सुप्रिया कपूर के 2 बेटे हैं, जिनमें आपस में भी बहुत प्यार है। बड़ा बेटा जिनका नाम राघव कपूर है, उनकी पत्नी का नाम महिमा कपूर है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा अक्षय कपूर, एज 28 ईयर, एक काफी हैंडसम है और यह भी एक सख्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं। एक कपूर ग्रुप का इंडस्ट्री के सीईओ हैं। उनकी हाइट 6.5 फीट है। इनके छोटा भाई का नाम आर्यन कपूर है, जिनकी एज 26 है। ये एक फेमस न्यूरो सर्जन है। ये भी काफी हैंडसम है, अपने बड़े भाई की तरह। उनकी हाइट 6.3 फीट है और इनका खुद का एक अस्पताल है, जो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आता है। उनकी प्यारी छोटी बहन का नाम अनुष्का कपूर है, जिनसे घर में सब बहुत प्यार करते हैं। ये कॉलेज जाने तक तो अच्छी थी, पर कॉलेज जाकर कुछ बिगड़े हुए बच्चों से दोस्ती करके खुद भी बिगड़ गई है। उनके भाई इन्हें समझते हैं, पर यह किसी की नहीं सुनती। इस कारण इनका झगड़ा अपने बड़े भाई से हो गया था और यह उसी की वजह से तेज रफ्तार कार चलाकर जा रही थी, तो इनका एक्सीडेंट हो गया और अभी अभी मरते मरते बची है। इनकी एज 20 ईयर है। उनकी हाइट 5.6 फीट है। ये बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर है। कोई इनको एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उनके कमर तक आते लंबे बाल, छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक और चेरी जैसी लिप्स, बिल्कुल सितारों की तरह टिमटिमाती हुई आंखें। उनकी एज कम है, लेकिन फिर भी इनका फिगर किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकता है। जब से कॉलेज जाना चालू किया था, तब से यह पूरी तरह बदल गई और बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई। दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी और बहुत सी बुरी आदतें अपना भी, जिसके कारण घरवाली उन्हें उनसे दूर रहने को बोलते हैं, लेकिन यह उल्टा घरवालों को ही गलत समझती है। राजवर्धन जी के दूसरे बेटे का नाम विराज कपूर है। यह अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस में हेल्प करते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुलेखा कपूर है। यह भी बहुत ही अच्छी औरत है। इनके पास बच्चे नहीं है, इसलिए यह बाकी तीनों से बहुत प्यार करती है। बिल्कुल मन की तरह, थोड़ी चुलबुली है और ये अनुष्का से सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसे ही अपनी बेटी मानती है, इसलिए इन्हें कोई दुख नहीं है कि इन्हें भगवान ने बच्चे नहीं दिए। कपूर ग्रुप का इंडस्ट्री इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है। इसकी शुरुआत राजवर्धन कपूर ने राखी, फिर उनके बेटों ने उसे आगे बढ़ाया। अब उनका पोता ने तो देश विदेश में भी इसका विस्तार किया है। चेयरमैन ऑफ कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री राघव कपूर है और इसका सीईओ अक्षय कपूर है। और राघव विराज और अक्षय कंपनी संभालते हैं। और आर्यन को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने डॉक्टर बनने का सोच और लोगों की हेल्प करने के लिए डॉक्टरी का प्रोफेशन चुना। दोनों भाई अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और वजह से हैं। दोपहर का वक्त हॉस्पिटल, वामिका धीरे धीरे आंखें खोलता है। फिर वह सोचती लगती है उसके साथ क्या हुआ था। तब उसे याद आ जाता है कि उसका रिवर्थ हुआ है और पुरानी यादें भी आ जाती है जिस बॉडी में अभी वह है। उसे ये भी पता चलता है कि जिसकी बॉडी में है उसका नाम भी अनुष्का है और उसकी फैमिली के बारे में भी सब पता चल जाता है। उसके और उसके व्यवहार के बारे में भी वह सोचती है, इसी तरह मैं भी उन लोगों पर भरोसा किया जिसने मुझे पैसे के लिए धोखा दिया।
ऐसा ही इस अनुष्का के साथ हुआ। इसने भी गलत लोगों से दोस्ती कर ली और उससे याद आता है कि जब यह अनुष्का कॉलेज में थी तो उसकी फ्रेंड्स को बताया था कि वह कपूर फैमिली की प्रिंसेस है, तो उन्होंने बोला था कि किसी को भी मत बताना। वह नहीं चाहते थे कि कॉलेज में सबको पता चले, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो वह कॉलेज में फेमस हो जाती। उसके फ्रेंड्स नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, ऊपर से इतने अमीर घर की प्रिंसेस वो सब लड़कियां इसलिए उससे जलती थी और उसका फायदा उठाना चाहती थी। यह सब याद आते हैं। वह बोलती है अब मैं बिल्कुल भी कमजोर और बेवकूफ नहीं बनूंगी, और सोचती है मैं अपने माँ पापा को तो नहीं बचा पाई पर इन लोगों को हमेशा खुश रखूंगी। फिर सोचती है मैं अपने व्यवहार के लिए क्या बोलेगी कि मैं पहले ऐसा क्यों किया। ऐसे ही उसे आइडिया आता है कि मैं मेमोरी जाने की बात कहूंगी। अब आगे की एपिसोड में देखेंगे कि अनुष्का की आगे की लाइफ कैसी होती है। चैप्टर 5 सबका चौंकना। अब तक अनुष्का सोचती है कि मैं इस परिवार को खुश रखूंगी और उसके बाद वह मेमोरी जाने का नाटक करने का सोचती है ताकि उस पर किसी को शक न हो। अब आगे कि मैं मेमोरी जाने की बात कहूंगी और सबको यकीन भी हो जाएगा और उन कॉलेज की फ्रेंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है, तो वह देखी है एक औरत उसे बड़े से प्यार से ही बुला रही है कि प्रिंसेस आप ठीक तो हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। फिर उसे अपनी इस बॉडी की पुरानी मालकिन की यादों से पता चलता है कि औरत उसकी माँ है। फिर वह बोलती है आप कौन, तो वह औरत चौंक जाती है। फिर अपने पति की ओर देखती है तो उसके पति अनुष्का को देखकर बोलते हैं क्या हुआ प्रिंसेस आपको, आप अपनी मॉम से ऐसा क्यों बोल रही है। तो अनुष्का बोलती है आप कौन है और मैं कौन हूँ, आप दोनों मुझे प्रिंसेस क्यों बोल रहे हैं। अब तो दोनों को ही शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर राघव जी बाहर जाकर बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि जाकर डॉक्टर को लेकर आओ, तो बॉडीगार्ड जी सर बोलकर चला जाता है। फिर डॉक्टर जल्दी से रूम में इंटर करता है और अनुष्का को चेक करके उससे कुछ सवाल पूछता है। उसके बाद उन दोनों लोगों को बाहर चलने का बोलता है। महिमा जी डॉक्टर से पूछता है मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ, तो डॉक्टर बोलता है उनके सर के पिछले हिस्से में चोट की वजह से उनकी मेमोरी चली गई है। तो राघव जी बोलते हैं कि क्या वह किसी को भी नहीं पहचानती, तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए मिस्टर कपूर, जैसा कि आपकी बेटी की हालत थी उसमें तो बचना भी नामुमकिन था, पर आपकी बेटी की जान तो बच गई है मगर उनकी मेमोरी चली गई है। हो सकता है उनकी मेमोरी आ जाए या एक हफ्ते या यह एक महीने में या साल में या फिर कभी आए ही नहीं। उनके साथ नॉर्मल व्यवहार ही करेगा, नहीं तो अगर उन्होंने ज्यादा कुछ याद करने की कोशिश की तो वह फिर से कोमा में जा सकती है या फिर उनकी जान को भी खतरा है, तो आप उन्हें ज्यादा याद दिलाने की कोशिश ना करें। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों लोग परेशान हो जाते हैं और महिमा जी तो रोने लगती है और राघव जी उन्हें संभालते हुए बोलते हैं कम से कम हमारी प्रिंसेस ठीक तो है, कोई नहीं, अगर वह सब कुछ भूल गई है तो हम उसके साथ नई यादें बनाएंगे। इतना कह के वो महिमा जी को अपने गले लगा लेते हैं। बुरा तो उन्हें भी लग रहा था पर अब क्या ही कर सकते थे। फिर वह लोग वापस रूम में आकर अनुष्का को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। अनुष्का की माँ उसके पास जाकर उसकी बेड पर बैठ जाती है और एक हाथ उसके बालों में फिरती है और बोलती है बेटा हम दोनों आपके माता पिता है और आप हमारी प्यारी बेटी है। तो अनुष्का बोलती है पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, तो उसकी माँ बोलती है बेटा आपका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए आपकी मेमोरी चली गई है, इसलिए हम आपको याद नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग पर ज्यादा याद करने के लिए जोर देने की जरूरत नहीं है। तो राघव जी भी उसके पास आकर प्यार से उसकी सर पर हाथ फिरते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा आपकी माँ सही बोल रही है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही वो लोग बहुत सी बातें अनुष्का को बता देते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, तो अनुष्का ने उनकी सब बातें एकदम आज्ञाकारी बच्चों की तरह सुनती है। फिर वह दवाइयां की वजह से जल्दी सो गई। उसकी माँ राघव जी से बोलत है राघव हमारी अनुष्का बदली बदली सी लग रही है, वो कितने अच्छे से हमसे बात कर रही थी। तो राघव जी बोलते हैं हाँ महिमा यह शायद उसकी याददाश्त जाने के कारण हुआ है, वैसे भी कल इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। मुझे घर पर सबको इसकी कंडीशन के बारे में बताना होगा ताकि वह जब कल सबसे मिले तो तब उससे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे, नहीं तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो महिमा जी बोलती है आपके घर पर बता देना चाहिए, वैसे भी माँ पापा और विराज सुलेखा परेशान होंगे उसकी तबीयत को लेकर। इसके बाद राघव जी रूम से बाहर जाकर सबको इसकी कंडीशन के बारे में बता देते हैं। पहले तो वह सबको उसकी चिंता होती है, फिर बाद में सब यही सोच के अपने आप को दिलासा देते हैं कि कम से कम अनुष्का अभी तो खतरे से बाहर है। राघव जी ने अपने दोनों बेटों को बताने के लिए कॉल किया था पर दोनों के कॉल नहीं लग रही थी, तो वह समझ गए थे कि वह दोनों ही फ्लाइट में होंगे, इसलिए वह जो अभी डॉक्टर ने बताया था उसे मैसेज में टाइप करके सेंड कर देते हैं।
उसके बाद अनुष्का के रूम में पहुंच जाते हैं जहां महिमा जी प्यार से अनुष्का को देख रही थी। ऐसे ही रात को अनुष्का को सूप पिलाने के बाद दवाई खिलाकर सुला देते हैं। वह लोग भी आज हॉस्पिटल में ही रुक गए थे क्योंकि कल अनुष्का का डिस्चार्ज होना था। सुबह के वक्त सब लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। अक्षय तो रात में ही 4 बजे आ गया था। उसके बाद उसने अपना फोन ऑन करके अपने पापा का मैसेज देखकर और भी ज्यादा वामिका की चिंता होने लगती है, इसलिए वह घर न जाकर सीधे अस्पताल आ गया था। आर्यन सुबह ही आया था और अनुष्का की सारी जांच है एक बार फिर कार्रवाई, ताकि उसकी कंडीशन को अच्छे से समझ सके। घर से विराज की और सुलेखा भी आ गए थे। अनुष्का के रूम में महिमा जी ने अनुष्का के कपड़े चेंज कर दिए थे। इतने में ही रूम में 5 लोगों की एंट्री होती है। इनमें राघव जी, विराज जी, सुलेखा जी, अक्षय और आर्यन थे। अनुष्का इन लोगों को एक साथ आते देख थोड़ा चौंक जाती है। फिर उसे अपने पुरानी यादों से इन लोगों को पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसे ऐसी शौक में देखकर सुलेखा जी उसके पास जाकर उसकी सर पर अपना हाथ फिरती है, फिर उसके माथे पर किस करके थोड़ी दूर होकर बोलती है, बेटा हम आपकी प्यारी चाची मॉम है। और सबका एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद विराजी जी भी अनुष्का के पास जाकर उसे वैसे ही प्यार से सर पर हाथ फेरते हैं। अक्षय और आर्यन जो सब देख रहे थे, तो आर्यन अक्षय से बोलता है, भाई हमारी कपकेक तो पूरी तरह ही बदल गई है, उसकी तो पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। तो अक्षय बस हमें जवाब देता है, मेरे प्यारे रीडर प्लीज मेरी कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे आगे लिखने का प्रोत्साहन मिल सके। चैप्टर 6 अनुष्का का घर जाना। अब तक भाई हमारी कपकेक तो पूरी बदली हुई लग रही है, उसकी तो पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई है, आर्यन अक्षय से कहता है। तो अक्षय बस हमें जवाब देता है। अब आगे फिर दोनों भाई भी अनुष्का के पास जाते हैं और उसके बेड के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। फिर एक एक कर दोनों उसके एक एक हाथ को पकड़ने के बाद बोलते हैं, मेरी प्यारी प्रिंसेस और कपकेक कैसी है। तो अनुष्का थोड़ी कंफ्यूजन के साथ उन्हें देखती है। फिर बोलती है, ये कपकेक कौन है। तो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अनुष्का की तरफ देखकर कहते हैं, ये नाम तुम्हारा है। तो अनुष्का बोलती है, मेरा नाम तो माँ ने अनुष्का बताया है ना। तो ये कपकेक कैसे। उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और एक साथ बोलते हैं, वह हमने तुम्हारा प्यार से निकनेम रखा है। तो अनुष्का बोलती है, अच्छा ऐसा है। फिर वह अक्षय को देखकर भाई बोलती है। उसके मुंह से अपने लिए भाई सुन के अक्षय थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले उसने अक्षय से कहा था कि अब आप मेरे भाई नहीं हो। उसके बाद अक्षय उठकर अनुष्का को हक कर लेता है। तब आर्यन की आवाज आती है, जो उन दोनों से ऐसे हक करने से जल रहा था कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब अक्षय भाई से ही प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर अनुष्का बोलती है, भाई आप भी हमें हक कर सकते हैं। उसका इतना बोलना ही था कि आर्यन जल्दी से उसे हक कर लिया। उन तीनों का प्यार देखकर महिमा जी की आंखें नम हो जाती है और बोलती है, ऐसे ही मेरे बच्चों में प्यार बना रहे। माहौल को इमोशनल होते देख चाचा जी थोड़ी नौटंकी करते हुए कहती हैं, अब बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, अब तो मैं और अनुष्का साथ में मस्ती करेंगे और सबको परेशान भी करेंगे है ना वामिका। तो अनुष्का चाची को देखकर हाँ में सर हिला देती है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। आर्यन ने भी अनुष्का की सारी रिपोर्ट चेक कर ली थी। उसके बाद अनुष्का को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। एक गाड़ी में आर्यन, अक्षय और अनुष्का थी, दूसरी गाड़ी में राघव जी और महिमा जी और तीसरी गाड़ी में विराज जी और सुलेखा जी थे। बाकी के 5 कारों में बॉडीगार्ड थे जो उनकी कारों के आगे पीछे चल रही थी। अनुष्का अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी थी और उनसे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। दोनों भाई तो प्यार से बस अपने प्रिंसेस को निहार रहे थे। कारें ऐसे ही एक बड़े से गेट से एक बहुत बड़े बिल्ला में इंटर करती हैं, जिसके बाहर कपूर विला लिखा हुआ था। ये विला कम से कम 50 एकड़ में फैला हुआ था। सबसे पहले मेन गेट से गाड़ी अंदर चली जाती है, फिर 5 मिनट बाद एक फाउंटेन के बाजू से होती हुई विला के गेट के सामने आकर रुकती है। वामिका तो आसपास की चीजों को देखने में ही खाई थी कि अक्षय बोलता है, प्रिंसेस हम घर आ गए। तो अनुष्का आसपास से अब अपना ध्यान अपने भाई की बातों में देती है और बोलती है, हम। फिर आर्यन बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है कपकेक। तो अनुष्का बोलती है, कुछ नहीं भाई। तो अब तक सब लोग गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। अब आर्यन कार से बाहर निकलता है, फिर अपनी बहन के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तो अनुष्का उसका हाथ देखती है, फिर मुस्कुरा कर उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। उसके बाद कार से निकलकर अपने पास पास देखती है, फिर उस बिला को जो आपसे उसका घर होने वाला था। फिर मन में सोचती है, मैं अब अपना बदला अच्छे से लूंगी, क्योंकि जितनी मेरी पहले प्रॉपर्टी और पावर थी अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इतने में ही उसका दूसरा हाथ जब अक्षय पकड़ता है, तब जाकर वह अपने साइंस में वापस आती है।
फिर दोनों भाई अपनी बहन को लेकर अंदर जाने लगते हैं, तभी सभी के कानों में एक दमदार आवाज सुनाई देती है। रुको, सब अंदर की ओर देखने लगते हैं। जहां से यह आवाज आई थी वहां पर राजवर्धन जी और सुप्रिया जी खड़े थे। यह आवाज राजवर्धन जी की थी। वामिका थोड़ी कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगती है। तो सुप्रिया जी बोलते हैं, हमारी प्रिंसेस घर आई है तो स्वागत करने दो मुझे। अब सब समझ जाते हैं कि उन्होंने सबको क्यों रोका है। सुप्रिया जी एक मेड से कहते हैं, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। मेड जी मैडम करके चली जाती है और थोड़ी देर में आते हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पूजा की थाली थी, वह सुप्रिया जी को दे देती है। तब तक दोनों भाई अपनी बहन को दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा करके उसके आजू बाजू में खड़े हो जाते हैं। फिर सुप्रिया जी बड़े प्यार से ही अनुष्का की आरती उतारती है। उसके बाद टीका लगाकर अंदर आने को कहती है। फिर दोनों भाई उसके आजू बाजू चल रहे थे, क्योंकि अगर अनुष्का को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी हेल्प कर सके। अब जाकर सब हाल में बैठ जाते हैं। एक सोफे पर राजवर्धन जी और सुप्रिया जी बैठी थी, दूसरे पर महिमा जी और सुलेख की, तीसरी पर राघव जी और विराज जी और एक पर अक्षय और आर्यन, और उनके बीच में वामिका बैठी थी। अब दादी की अनुष्का को अपने पास बुलाती हैं तो अनुष्का अपने दोनों भाइयों को देखते हैं जो उसे उनके पास जाने का इशारा कर रहे थे। फिर वह धीरे धीरे चलकर दादी के पास जाती है, क्योंकि उसे अभी भी थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी। दादी जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और दादाजी के बीच में बैठा लेती हैं। उसके बाद दादाजी अनुष्का के सर का प्यार से हाथ फिरते हैं और दादी जी भी ऐसा ही करती हैं। फिर पूछते हैं कि आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, तो अनुष्का ना में सर हिला देती है। अब आर्यन बोलता है, कपकेक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ताकि जल्दी से ठीक हो सको, तो सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलते हैं। फिर अनुष्का बोलती है ठीक है, और खड़े होती ही है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर अक्षय जल्दी से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना? तो अनुष्का बोलती है, मैं ठीक हूं। फिर अक्षय उसे अपनी गोद में उठा लेता है और गिरने के डर से अक्षय के गले में हाथ डाल देती है। अनुष्का अक्षय की तरफ देखती है, ऐसे पूछना चाहती हूँ ये क्या है? तो अक्षय उसकी बात समझकर कहता है, अभी तो मैं वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है ताकि तुम गिर न जाओ। फिर अनुष्का हाँ में से हिला देती है तो आर्यन अक्षय से बोलता है, भाई मुझे दे दो, कप केक को मैं ले जाता हूँ उससे रूम में। तो अक्षय बोलता है, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर अच्छे सीढ़ियों से अनुष्का के रूम की तरफ चला जाता है और आर्यन चढ़ते हुए बोलता है, भाई वह मेरी भी बहन है। और यह सब बोलते बोलते उनके पीछे चला जाता है। घर वाले उनकी ऐसी नोक झोंक देखकर खुश हो जाते हैं। इसी के साथ दादाजी बोलते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों में प्यार बना रहे। कृपया करके लाइक और कमेंट करें। चैप्टर 7 वीरांश अच्युतन। अब तक आपने पढ़ा। अनुष्का हॉस्पिटल से घर आ जाती है और अक्षय उसे उसके रूम में ले जाता है। सब लोग उनके बीच के प्यार को देखकर खुश होते हैं। अब आगे घर के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। उधर अक्षय अनुष्का को उसके रूम में लेकर इंटर करता है तो वामिका अपने रूम को देखती है, जो उसकी पुरानी लाइफ की तुलना में 10 गुना अच्छा था। एक बड़ा सा किंग साइज बेड जो रूम के बीचों बीच था, उसकी डिजाइन बटरफ्लाई की तरह थी। उसे बेड को देखकर अनुष्का बहुत खुश होती है। रूम में एक से बढ़कर एक लग्जरियस और एंटीक सामान से सजाया गया था। अक्षय अनुष्का को उसके बेड पर लिटा देता है। पीछे पीछे आर्यन भी आ जाता है। दोनों प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर के उसे ब्लैंकेट से कर करके आराम करने का बोलकर चले जाते हैं। अनुष्का को भी मेडिसिन की वजह से जल्दी ही नींद आ जाती है। शाम के 8 बजे महिमा जी और आर्यन अनुष्का के रूम की तरफ ही आ रहे थे कि उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, तो दोनों जल्दी से भाग के अनुष्का के रूम में पहुंच जाते हैं। अनुष्का को अपने पिछले जन्म की मौत का सपना आया था, कैसे सोनिया ने उसे मारा था, ये सब देखकर वह डर के उठ जाती है। इतने में ही महिमा जी और आर्यन अनुष्का के पास जाकर उसे संभालने लगते हैं, जो काफी डरी हुई लग रही थी। आर्यन जल्दी से अनुष्का को पानी पिलाता है और महिमा जी उसे गले लगाकर उसकी पीठ रब करते हुए कहती है, क्या हुआ प्रिंसेस, क्या कोई बुरा सपना देखा? तो अनुष्का हाँ में सिर हिला देती है। ऐसे ही सब लोग डिनर करते हैं। आज अनुष्का के रूम में अक्षय और आर्यन उसका ध्यान रखने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि अनुष्का रात में डर ना जाए, इसलिए रुकना तो महिमा जी भी चाहती थी, पर उन दोनों की जिद के आगे वो चली गई थी। अब सीन ऐसा था कि वह अनुष्का बीच में लेटी हुई थी और दोनों भाई उसके दोनों तरफ। अनुष्का तो सो जाती है और अक्षय और आर्यन भी बेड के हेड बोर्ड से सिर टीका के लेटे थे और ऐसे ही उनकी भी नींद लग जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक 55 फ्लोर की आसमान को छूती हुई बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़े ही शानदार तरीके से वह इंडस्ट्री लिखा हुआ था, वह साइन कर रहा था। उसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर एक लड़का अपने लग्जरियस ऑफिस में लैपटॉप पर बड़ी ही सीरियस होकर काम कर रहा था। उसे रूम का ऑरा एकदम खतरनाक था। तभी डोर पर नॉक होता है। वह लड़का बिना अपनी काम को रोक एकदम ठंडी आवाज में कम इन कहता है।
इसी के साथ एक लड़का अंदर आता है जो उसे लड़का था। उसे डर का एहसास होता है, फिर वह बोलता है, सर, जिसने हमारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक की थी वह पकड़ा गया है। तो वह लड़का सिर्फ इतना बोलता है, नाम? तो उसका पापा बोलता है, उसका नाम वरुण सक्सेना है। फिर वह लड़का बोलता है, ठीक है, उसे डार्क रूम में लेकर चलो। उसे इतने बोलने के बाद वह जब देखता है उसका पापा उधर से नहीं गया है, तो वह आंखें उठाकर देखा है और पूछता है, सुनाई नहीं दिया विक्रम तुम्हें? तो विक्रम, जो उसका पापा था, वह बोलता है, वह सर, घर से आपके दादाजी का कॉल आया था, उन्होंने आपको आज शाम जल्दी घर बुलाया है। तो वह लड़का सिर्फ हम बोलता है। फिर विक्रम चला जाता है और वह लड़का फिर से अपने काम में लग जाता है। ये लड़का हमारी कहानी का मेन लीड है। इसका नाम वीरांश अच्युतन है। ये वह इंडस्ट्री के सीईओ है। वह इंडस्ट्री एशिया की टॉप इंडस्ट्री है। और जो लड़का अभी आया था उसका नाम विक्रम सिंह है, जो वीरांश का पीए है। करीबन 2 घंटे बाद वीरांश और विक्रम एक रूम के बाहर थे। ए रूम डार्क रूम था। फिर वह दोनों रूम में इंटर करते हैं। उस रूम के एक अधेड़ उम्र के आदमी को कुर्सी से बांधा गया था। वीरांश बड़े ही रोब से चलते हुए उसके सामने जाकर रखी हुई किंग साइज की चेयर पर बैठ जाता है। उसे अधीर उम्र की आदमी को पहले ही बहुत टॉर्चर किया गया था। जब वह आदमी देखा है कि उसके सामने कौन है तो वह डर के मारे कांपने लगता है। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पसीने से भीगी हुई थी। वह अपने डरी हुई आवाज में कहता है, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो वीरांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेरी डिक्शनरी में धोखेबाजी की कोई माफी नहीं है। इसी के साथ वहां एक के बाद एक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है और उस आदमी की सांसें थम चुकी थी। उसके बाद वीरांश खड़े होते हुए विक्रम से कहता है, कचरे को साफ करो, करके वह चला जाता है। विक्रम कहता है, इन सर का तो आए दिन का यही काम है। फिर अपना सर झटक कर बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वह भी वीरांश के पीछे पीछे चला जाता है। क्योंकि वह एक अनाथ था और बहुत समय पहले वीरांश ने उसकी मदद की थी, उसी के बाद वह भी वीरांश का पापा बन गया था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था और वीरांश के साथ उसी के घर में रहता है। रात के 10 बजे दोनों अच्युतन मेंशन पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों घर के हाल में पहुंचने के बाद देखते हैं कि हाल में परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, तो वह लोग भी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कहानी को आगे लिख पाऊं। चैट अच्युतन फैमिली। अच्युतन फैमिली का इंट्रोडक्शन। शिवराज अच्युतन घर के मुखिया, सुगंधा अच्युतन शिवराज जी की पत्नी। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा वीर अच्युतन, इनकी एज 52 है। वीर अच्युतन भी एक दमदार पर्सनैलिटी के मालिक है। इन्होंने अपना लगभग पूरा बिजनेस अपने बेटे को संभालने को दे दिया है। उनकी पत्नी का नाम सुधा अच्युतन है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम वीरांश अच्युतन है और बेटी का नाम काव्या अच्युतन है। वीरांश अच्युतन एक कोल्ड पर्सनैलिटी, रूड बिहेवियर, जल्दी गुस्सा करने वाले इंसान है। ये ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। इनकी एज 28 ईयर है। हाइट 6.4 फीट है। हैंडसम तो इतने हैं कि जैसे कोई ग्रीक गॉड। फिट बॉडी, मस्कुलर एब्स, 6 पैक एस और जिम में कड़ी मेहनत के बाद बनाई गई बॉडी। इनके फेशियल फीचर तो इतनी ज्यादा अच्छे हैं कि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। वीरांश अच्युतन की एक और पहचान है जिन्हें कुछ खास लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। उन लोगों में उनके पापा, चाचा और दादाजी और इनका पीए है। उनकी उसे खास पहचान को अंडरवर्ल्ड में डेविल किंग के नाम से जाना जाता है। काव्या अच्युतन अभी कॉलेज की लास्ट ईयर में है। ये बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रही है। इनकी एज 24 ईयर है। ये भी काफी सुंदर है। शिवराज जी के छोटे बेटे का नाम करण अच्युतन है, जिनकी पत्नी का नाम मीरा अच्युतन है। करण अच्युतन की एज 49 ईयर है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा लड़के हैं जिनका नाम अंश और वंश अच्युतन है। उनकी छोटी बेटी का नाम ईशानी अच्युतन है। करण जी एक खुश मिजाज इंसान है। ये भी वीरांश के साथ बिजनेस में हेल्प करते हैं। अंश और वंश की एज 24 है और यह भी अपनी बहन काव्या के साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई एक ही क्लास से करते हैं। ये दोनों भी काफी हैंडसम है। इन दोनों की हाइट 6.2 फीट के बराबर है। अंश बड़े भाई वीरांश के जैसे सीरियस पसंद है और वंश तो चुलबुले के साथ साथ लड़कियों से फ्लर्ट भी करते हैं। ईशानी की एज 21 ईयर है। ये कॉलेज में पढ़ती है। ये घर में सबसे ज्यादा शैतानी करती है, बिल्कुल हमारी अनुष्का की तरह ही। ये घर में सबसे छोटी होने के कारण बहुत ही लाडली है। वीरांश इन्हें और काव्या को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी अपनी दी की तरह काफी सुंदर है। अब आते हैं कहानी पर।
वीरांश के आने के बाद दादाजी बोलते हैं हम इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं अगले 2 दिन में। तो वीरांश बोलता है ठीक है, मैं उधर बोलकर ओल्ड अच्युतन मेंशन को साफ करवाने की सारी व्यवस्था करने के लिए बोल देता हूँ। उधर सारे बच्चे अंश, वंश, काव्या और इशिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काव्या और इशिका वीरांश के पास आकर उसे एक साथ हक कर लेती है। वीरांश बारी बारी दोनों के सर पर हाथ फेरता है तो इशिका बोलती है भाई मैं इंडिया जाकर मेरे लिए एक सुंदर सी भाभी ढूंढूंगी। तो वीरांश बोलता है यीशु अभी आप इतनी बड़ी नहीं हुई है। तो इशिता बोलती है भाई मैं पूरी 21 ईयर की हो गई हूँ। ये बोलकर अपनी गाल फुला लेती है। ये देखकर सारे घर वाले बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वीरांश बोलता है ज्यादा मत सोचो, जाकर पैकिंग कर लो। तो यीशु पैकिंग का नाम सुनते ही जल्दी से काव्या का हाथ पकड़कर बोलती है दी जल्दी चलो नहीं तो मेरा कुछ रह ना जाए। ये बोलकर उसे ले जाती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में सुबह का वक्त सब लोग उठ गए थे और हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। तो राजवर्धन जी बोलते हैं अक्षय और आर्यन अभी तक नहीं उठे। तो महिमा जी बोलते हैं नहीं पापा जी, वो लोग प्रिंसेस के रूप में ही रुके थे ताकि उसे रात में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद सुलेखा जी कहती है दीदी मैं उठकर आता हूँ। ये बोलकर वह अनुष्का के रूम की तरफ चली जाती है। रूम का डोर लॉक नहीं था इसलिए सुलेखा जी धीरे से दरवाजा ओपन करती है। फिर धीरे धीरे अंदर जाती है और अक्षय के सर पर हाथ फिरती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। फिर ऐसा ही आर्यन के साथ करती है। दोनों भाई उठ जाते हैं और अपने सामने सुबह सुबह उनकी लाइफ का सुंदर नजर आ जाता है, उनकी प्रिंसेस का चेहरा जो एक प्यारी पप्पी की तरह सो रही थी। फिर दोनों भाई एक एक करके उसके सिर पर किस करते हैं। फिर सुलेखा जी भी धीरे से अनुष्का की सर पर किस करती है। तो दोनों भाई धीरे से बोलते हैं चाचा अभी उसे मत उठाना, उसको रात में बहुत परेशानी हुई थी, उसके बाद ही नींद आई थी। तो चाची जी हाँ में सर हिलाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है। फिर तीनों लोग नीचे चले गए थे। लगभग आधे घंटे बाद जब अनुष्का की नींद खुलती है तो वह देखी है कि इस टाइम वह रूम में अकेले है। रूम में वह उठकर फ्रेश होने चली जाती है। फिर नहा के अपने क्लोजेट में जाकर देखते हैं तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें इतने कपड़े थे जितने की एक शॉप में होते हैं। अलग अलग टाइप के इंडियन वेस्टर्न नाइट सूट, सर्दी के कपड़े। फिर अनुष्का जल्दी से एक ब्लू कलर की वन पीस फ्रॉक निकलती है। फिर उसे पहनकर रूम में आ जाती है और मिरर के सामने जाकर अपने बाल बनाती है। मेकअप के नाम पर सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करती है और अपने लिप्स पर लिप ग्लॉस लगाकर रूम से निकल जाती है। अब तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे तो सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां से उनकी प्रिंसेस आ रही थी, जो ब्लू ड्रेस में बिल्कुल सिंड्रेला की तरह लग रही थी। आर्यन जल्दी से जाकर अनुष्का का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आता है, अपने और अक्षय के बीच वाली खाली चेयर पर बैठा देता है। फिर दोनों भाई अपनी बहन को खाना सर्व करते हैं। ये देखकर अनुष्का भी काफी ज्यादा खुश होती है। डियर रीडर प्लीज मेरी कहानी पे लाइक और कमेंट करें। चैप्टर 9 अनुष्का का कॉलेज जाना। अब तक आपने पढ़ा अक्षय और आर्यन दोनों अनुष्का को खाना सर्व कर रहे थे और अनुष्का उन्हें प्यार से देखकर मुस्कुरा रही थी और काफी ज्यादा खुश भी थी। अब आगे अनुष्का काफी ज्यादा खुश थी कि उसके घर वाले उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वह मन ही मन उन लोगों से भी उतना ही प्यार करने का खुद से वादा करती है। ऐसे ही सब लोग का नाश्ता हो जाता है। फिर अनुष्का दादा दादी के साथ गार्डन में चली जाती है जो मेंशन के पीछे साइड था। अक्षय ऑफिस, आर्यन हॉस्पिटल और राघव और विराट जी भी ऑफिस निकल जाते हैं। बाकी महिमा जी और सुलेखा जी अपने अपने काम में लग जाती है। दोपहर में राजवर्धन जी को उनके बेस्ट फ्रेंड शिवराज जी का कॉल आया था। फिर दोनों एक साथ दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और हंसी मजाक करते हैं। फिर शिवराज जी बोलते हैं कि वह लोग कल ही इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर तो राजवर्धन जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जल्दी। उसके बाद दोनों लोग कॉल कट कर देते हैं। राजवर्धन जी हाल में जाकर जल्दी सबको बुलाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। फिर राजवर्धन जी उन्हें बता देते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड शिवराज कल इंडिया शिफ्ट हो रहा है। ये सुन के सब लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि 22 साल पहले वो लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, वह उनकी फैमिली फ्रेंड्स भी है। अनुष्का जल्दी से अपने दादाजी के पास जाकर नौटंकी करते हुए बोलती है दादू आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ रही है। ये बोलकर वो दादी जी की तरफ देखकर कहती है दादी देखो दादू आपकी सौतन आने पर कैसे खुश हो रहे हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगती है। दादाजी भूमिका का कान खींचते हुए बोलते हैं जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं हो गई है। तो अनुष्का बोलती है दादू दर्द हो रहा है। तो राजवर्धन जी जल्दी से वामिका का कान छोड़ देते हैं और बोलते हैं प्रिंसेस आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है।
तो अनुष्का बोलती है नहीं दादू बस थोड़ा सा हुआ था। फिर अनुष्का शिवराज जी से पूछती है दादू शिवराज दादू कौन है और मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा। तो राजवर्धन जी बोलते हैं प्रिंसेस वह आपके जन्म से 2 साल पहले ही इंडिया से चले गए थे और अब आ रहे हैं, जब वहां जाएंगे तो आप उनसे मिल लेना। तो अनुष्का हमें गार्डन हिला देती है। रात के वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो अनुष्का ने बोला भाई भाई में कौन से कॉलेज से पढ़ती थी। तो अक्षय उसका कॉलेज का नाम ग्लोबल कॉलेज बता देता है। फिर अनुष्का ने कहा मैं कल से कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो आर्यन बोला कब केक अभी आप ठीक नहीं हुए हो, तो आप जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक कॉलेज नहीं जाना है। तो अनुष्का बोलती है भाई मैं यहाँ दिन भर बोर हो जाती हूँ इसलिए बोल रही थी वहां जाकर मैं बोर भी नहीं होगी और खुश भी रहूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग सोचने लगते हैं कि अनुष्का बोल तो ठीक ही रही है। फिर दादाजी बोलते हैं बेटा आप अपना ध्यान रखना तो ही कॉलेज आप जा सकती हैं। तो अनुष्का बोलती है दादू मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। तो सब उसे कॉलेज जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। दूसरे दिन सुबह वक्त अनुष्का जल्दी से उठकर रेडी होकर एक ब्लैक कलर की वन पीस फ्रॉक पहनती है जो उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। उसके बाद वह सोचती है कि कैसे उसकी कॉलेज की फ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने को बोलती थी। यह सब सोचकर वह अपने मन में बोलती है बहुत हो गया आराम, अब मैं आकर तुम लोगों की जिंदगी के आराम को हराम ना किया तो देखना। ये बोलकर वह डेविल स्माइल करने लगती है। फिर जल्दी से नीचे जाती है। जब सब लोगों को सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो सब लोग उस तरफ देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं क्योंकि अनुष्का ब्लैक कलर में एकदम ऐसी लग रही थी जैसे कोयल की खदान में हीरा चमक रहा हो, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और वह उन कपड़ों में क्यूट साथ साथ एलिगेंट भी लग रही थी। जब अनुष्का देखती है कि सब उसे ही घूर कर देख रहे हैं तो वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो सब लोग उसकी बातें सुनकर अपने सेंस में वापस आते हैं। फिर सुरेखा जी बोलते हैं मेरी प्रिंसेस एकदम एंजल की तरह लग रही है। ऐसे ही अक्षय और आर्यन भी उसकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। महिमा की अनुष्का के पास जाकर उसे काजल का टीका लगाकर कहती है मेरी प्रिंसेस बहुत सुंदर लग रही है, आप ऐसे ही खुश रहना बेटा। तो अनुष्का हमें सर हिला देती है फिर सबको थैंक्स बोलती है। राघव जी अनुष्का को अपने पास बुलाते हैं। अनुष्का उनके पास जाती है तो वह अनुष्का के सिर पर हाथ फेर के उसके फोरहेड पर किस करके बोलते हैं माय प्रिंसेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अपने डेट को कॉल कर देना और अपना ध्यान रखना। अनुष्का हमें सर हिला देती है। फिर वह दादा दादी के पास जाकर उन्हें और बाकी सभी फैमिली मेंबर को गुड मॉर्निंग विश करती है। दादा दादी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। फिर चाची जी उसके पास जाकर बोलती है एंजल तुमने तो अपनी क्यूटी पाई को किस नहीं दिया और सबसे ले लिया, अब अपनी क्यूटी पाई को जल्दी से किस दो। तो अनुष्का उनके गाल पर किस करके बोलती है चाची आपको क्या चाचू ने किस नहीं दिया जो आप मुझसे मांग रही हैं। अनुष्का की बात सुनकर चाची जी शर्मा जाती है। इतने में ही विराज जी अनुष्का का कान पकड़कर कहते हैं आप बहुत ज्यादा शैतान हो गई हैं। डियर रीडर्स अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करें प्लीज प्लीज। चैप्टर 10 अनुष्का की पहचान कॉलेज में रिवील। अब तक आपने पढ़ा अनुष्का कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। फिर वह अपनी चाची को छेड़ने लगती है। अब आगे अनुष्का की बात सुनकर चाची जी शर्मा जाती है। इतने में विराज जी अनुष्का के पास आकर उसका कान पकड़कर कहते हैं आप बहुत शैतान हो गई है। तो अनुष्का बोलती है चाचू मैं तो आपकी प्यारी प्रिंसेस हूं ना। तो फिर पप्पी फेस बनाकर अपनी तारों जैसी आंखों को बार बार झपकाने लगती है। वह उसे टाइम बहुत ज्यादा क्यूट और एडरेबल लग रही थी। तो विराज जी का भी दिल एक बार फिर से प्यार से भर जाता है। फिर वह अनुष्का का कान छोड़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके फोरहेड पर किस करके कहते हैं मेरा बच्चा तुम ऐसे ही खुश रहो और अपनी शैतानियों से सभी को हंसती रहो। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद अक्षय बोलता है चलो प्रिंसेस मैं आपको कॉलेज छोड़ दूं। तो आर्यन बोलता है भाई मैं जा रहा हूं कपकेक को छोड़ने। ऐसे ही दोनों ही बहस चालू हो जाती है। फिर बम का उन दोनों को रोक कर बोलती है आप दोनों चुप हो जाए। तो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अनुष्का बोलती है कि आप दोनों लोग चलो। तो दोनों मान जाते हैं। अनुष्का जाने ही वाली होती है कि महिमा जी उसे रोककर दही शक्कर खिला देती है और बोलती है अच्छे से पढ़ाई करना। तो अनुष्का हाँ में सिर हिला देती है और फिर महिमा जी के गाल पर किस करके कहती है माय ब्यूटीफुल मम्मा। फिर उन्हें आंख मार के भागती हुई चली जाती है। तभी आर्यन और अक्षय उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलते हैं आराम से वरना गिर जाओगी। पीछे खड़ी महिमा जी सुप्रिया जी से कहते हैं माँ मेरी प्रिंसेस ऐसे ही खुश रही। वह भी हाँ में सिर हिला देती है।
कार में अक्षय और आर्यन में अनुष्का को अपने बीच में बिठा रखा था और उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे समझा रहे थे कि उसे कैसे अपना ख्याल रखना है और बाकी सभी लोगों से दूर रहना है। वह भी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अनुष्का को याद आता है कि कैसे जब पिछली बार उसके भाइयों ने उसे कॉलेज छोड़ने का बोला था तो उसने उन्हें ये कहकर मन कर दिया था कि मुझे आपके साथ जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके भाइयों को कितना दुख पहुंचा था। ये सब करने को उसके दोस्तों ने उसे कहा था, क्योंकि अगर उसके भाई उसे कॉलेज छोड़ने जाते तो सबको पता चल जाता कि वह कपूर खानदान की इकलौती प्रिंसेस है, फिर उसके दोस्त उसका फायदा नहीं उठा पाते। ये सब सोचकर अनुष्का कहती है, आज सबको पता चलना चाहिए कि मैं अनुष्का कपूर हूँ। ऐसे ही वह लोग कॉलेज पहुंचने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही अक्षय ड्राइवर से बोलता है कि कार को रोक दो, तो अनुष्का बोलती है, भाई अभी मेरा कॉलेज तो दूर है। खैर समझ तो गई थी कि ये सब उसके पहले व्यवहार के कारण है, लेकिन वह उस पता नहीं लगने देना कि उस सब याद है। अनुष्का की बात सुनकर अक्षय बोलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं कॉलेज छोड़ने चलूं तो, क्योंकि वो अनुष्का को पुरानी बातें नहीं बता सकता था, नहीं तो वो उन सब बारे में ज्यादा सोचाती तो उसकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं होता, इसीलिए उसमें सच बताने के बजाय वह अनुष्का से ही पूछ लिया। अनुष्का बोलती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तो अक्षय ड्राइवर से कार कॉलेज के अंदर लेने को बोलता है। उसके साथ 5 कार और आगे पीछे थी जो कि उनके बॉडी वार्ड की थी। इस टाइम कॉलेज में बहुत भीड़ थी क्योंकि कॉलेज की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। जैसे ही 5 से 6 कार एक साथ कॉलेज में एंटर करती है, वह भी इतनी ज्यादा लक्सियस सब उन्हें ही देखने लग जाते हैं कि ऐसा कौन बड़ा आदमी आया है। अभी तक अनुष्का के फ्रेंड्स कॉलेज नहीं आए थे। तभी सब लोग देखते हैं जो बॉडीगार्ड गाड़ियों से निकलकर बीच वाली गाड़ी को कवर कर रहे थे। उन बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पर लगे लोगों पर ध्यान जाता है, जिस पर के लिखा हुआ था। इसका मतलब वो समझ गई थी कि यह कपूर के बॉडीगार्ड हैं। अब सभी लोग और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने लग जाते हैं कि कौन है। गाड़ी में एक बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर अक्षय की साइड का गेट ओपन करता है तो अक्षय अपने कोल्ड ऑरा के साथ बाहर आता है। अक्षय कपूर को देखकर तो सारा कॉलेज पहले शॉक होता है, फिर सोचते हैं कि ये कॉलेज किस लिए आए हैं। उसके बाद दूसरा बॉडीगार्ड दूसरी तरफ का गेट ओपन करता है, जिसमें से भी एक हैंडसम इंसान बाहर निकलता है। ये आर्यन कपूर थे। सबको पता था कि ये एक न्यूरो सर्जन है। दोनों इतने हैंडसम थे कि लड़कियां तो उन्हें देखकर आए भरने लगती हैं। अक्षय अपना एक हाथ आगे बढ़ा है तो अनुष्का उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी कि वो देखती है कि उसके सामने 2 हाथ हैं जो उसके दोनों भाइयों के हैं। ये देख के तो पूरा कॉलेज ही शॉक हो जाता है कि आखिर इतना खास इंसान है जो इतने बड़े आदमी और रूड लोग भी एक जेंटलमैन की तरह पेश आ रहे हैं। अभी अनुष्का दोनों को देखने के बाद अपना एक एक हाथ दोनों के हाथ में रख देती है। इससे दोनों भाई खुश होकर अपनी प्रिंसेस को कार से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। जैसे ही अनुष्का कार से बाहर निकलती है, पूरा कॉलेज बस उस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह खूबसूरत ही इतनी थी कि किसी की भी नजर उसे पर से ही हट नहीं रही थी। फिर सब लोगों को जब रियलाइज होता है कि वह कौन है तो वह सोचने लगते हैं कि वह इन लोगों के साथ क्यों है और उसका इनके साथ क्या रिश्ता हो सकता है। अक्षय अनुष्का से बोलता है कि प्रिंसेस, आपकी मेमोरी लॉस के कारण आपको कुछ नहीं पता होगा, तो चलो हम पहले प्रिंसिपल के पास चलते हैं। तो अनुष्का थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, जी भाई, जिससे उसके आसपास के लोगों ने बखूबी सुन लिया था। तो वह लड़की और लड़कियां बोलती है, ये तो अक्षय कपूर की इकलौती बहन है। ऐसे ही सारे बच्चों में खुसुर पुसुर स्टार्ट हो जाती है। अनुष्का के क्लासमेट को भी पता चल जाता है कि अनुष्का कपूर परिवार की इकलौती प्रिंसेस है। अब उन्हें उसके साथ किए हुए व्यवहार पर अफसोस हो रहा था, मगर अब क्या ही कर सकते थे। तीनों लोग प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाते हैं। डियर रीडर्स, प्लीज मेरी कहानी को लाइक और कमेंट करें। टू बी कंटिन्यू। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नॉवल डायरीज के साथ।